जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की यह वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 12 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखेंगे जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को फायदा हुआ है? दामोदर घाटी परियोजना से फायदा हुआ है झारखंड और पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर डी। दामोदर घाटी परियोजना को अंजाम देने के लिए 18 फरवरी 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहने वाली हुगली नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? आओ बिहार योजना संबंधित है नई औद्योगिक इकाई की स्थापना से। ऑप्शन नंबर सी। आओ बिहार योजना का उद्देश्य बिहार में नई औद्योगिक इकाई और तकनीकी संस्थानों की स्थापना और निवेश को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था सदाबहार वन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। सुंदरवन को 1987 में एक सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित यह दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीजर्स कप किस खेल से संबंधित है? सीजर्स कप संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बीबी का मकबरा बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में 17वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध मुगल युग का स्मारक है। इसे सम्राट औरंगजेब ने 1660 में अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुशासन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है अटल बिहारी की जयंती पर। ऑप्शन नंबर ए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान बच्चों के शोषण से सीधे संबंधित है? मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान बच्चों के शोषण से सीधे संबंधित है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकारों में से एक है और यह किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुअस्पा सी-अस्पा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दुअस्पा सी-अस्पा प्रणाली की शुरुआत की थी जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी। यह प्रणाली दुअस्पा यानी कि 2 घोड़े के साथ एक टुकड़ी या सी-अस्पा यानी कि 3 घोड़े के साथ एक टुकड़ी प्रणाली के रूप में लोकप्रिय थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कानपुर बोलबेसिक षड्यंत्र मामला किस आंदोलन के नेताओं के खिलाफ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। कानपुर बोलबेसिक षड्यंत्र मामला असहयोग आंदोलन के नेताओं के खिलाफ था। कानपुर बोलबेसिक षड्यंत्र मामला असहयोग आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। कानपुर बोलबेसिक षड्यंत्र मामला भी नौसिखिया कम्युनिस्टों के विरुद्ध था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा घृणित थे। यह मामला 1924 में ब्रिटिश भारत में शुरू किया गया एक विवादास्पद अदालत का मामला था। इस मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के नए उभरे कम्युनिस्टों को फांसी दे दी गई थी, जिसमें थे एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, एम.एस. डांगे, शौकत उस्मानी, लनिनी गुप्ता, सिंगारवेली चटियार। गुलाम हुसैन को सरकार ने पकड़ लिया था और सरकार के विरुद्ध साजिश रचने के आरोप में फंस गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस वायसराय कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों वह वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड इरविन, जिसका कार्यकाल 1925 से लेकर 1931 तक था, भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस त्योहार में बैलों को वश में करने का खेल खेला जाता है? तो दोस्तों वह त्योहार है पोंगल, ऑप्शन नंबर डी। पोंगल तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला फसल का त्योहार है। जल्लीकट्टू राज्य में मट्टू पोंगल दिवस पर पोंगल उत्सव समारोह के अनुसार तमिलनाडु में खेला जाने वाला बैल को वश में करने का खेल है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तवांग मठ जो भारत में सबसे बड़ा मठ डैश में स्थित है? तो दोस्तों तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाले सिनाई प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों सिनाई प्रायद्वीप स्थित है मिस्र में, ऑप्शन नंबर बी। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र में एक प्रायद्वीप है जो एशिया में स्थित देश का एकमात्र हिस्सा है। मिस्र मुख्य रूप से अफ्रीका में स्थित है। अंतः विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है? तो दोस्तों जीएसटी में शामिल नहीं है सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर बी। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में सीमा शुल्क कर शामिल नहीं है। सीमा शुल्क का अर्थ उन वस्तुओं पर लगाए गए कर से है जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार ले जाया जाता है। सरल शब्दों में यह वह कर है जो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है वह वक्र हो जाएगा फिलिप्स वक्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की सिफारिश करता है और धान और गेहूं के लिए मूल्य जारी करता है?
और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की सिफारिश करते हैं, धान और गेहूं के लिए मूल्य जारी करते हैं और इसका गठन जनवरी 1965 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन को डैश के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉन्ड कन्वेंशन के रूप में। बॉन्ड कन्वेंशन को प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन या वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो प्रवासी प्रजातियों के पूरी परिसर में उनकी रक्षा और संरक्षण करता है। कन्वेंशन पर 1979 में बॉन पश्चिमी जर्मनी में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1983 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी आबादी नहीं है? 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जिस राज्य में आदिवासी आबादी नहीं है वह राज्य हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में आदिवासी आबादी नहीं है। हरियाणा सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है और हरियाणा सबसे कम 1% क्षेत्र वाला भी राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल से घिरा देश कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल से घिरा देश है लाओस, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस एकमात्र ऐसा देश है जो 5 देशों अर्थात दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में थाईलैंड, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया, पूर्व में वियतनाम और उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन से घिरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी का उदाहरण नहीं है? स्तनधारी का उदाहरण नहीं है पेंगुइन, ऑप्शन नंबर सी। स्तनधारी वे होते हैं जो बच्चे देते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेफड़े संबंधी कार्य के नैदानिक मूल्यांकन में मदद करता है? फेफड़े संबंधी कार्य के नैदानिक मूल्यांकन में मदद करता है वह उपकरण हो जाएगा स्पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।